session. Yeah, today I have some important questions again on forms of poetry. मैंने बताया था कि नियर अबाउट 100 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं कर रहा हूँ, जिसमें से काफ़ी कुछ मैंने कवर किया है। आज मैं उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। मैंने फाइल बहुत पहले ही भेज दिया था, उसी को लेकर के आज मैं डिस्कस करूँगा। और एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे आज मैंने पूरा रिनेशा डिस्कस किया हुआ है, वो यूट्यूब चैनल पे आपको पड़ा होगा। तो अभी पड़ा नहीं है, मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप रिनेशा पूरा देख सकते हैं कि क्योंकि जो मेरी हिस्ट्री की स्पेशल क्लास चल रही है, आज मैंने उस पर रिनेशा को लेके बात किया था। वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे, तो कुछ लोग जो यहाँ से जुड़े थे वहाँ पे उन्होंने उसको कवर किया था। और वो वीडियो हो सकता है कि यूट्यूब चैनल पे कुछ वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, तो वहाँ पर आपको मिल सकता है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। और इधर जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, ये सब चीज़ें आप कवर करते रहिए अच्छे ढंग से। और इसका एक टेस्ट सीरीज मैं बहुत जल्दी निकालने वाला हूँ, मार्केट में आने वाली है। तो वो सारे के सारी चीज़ें आपको एक जगह बुक फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाएंगी। तो उसके बाद जब आप वीडियोस को देखेंगे और वो बुक फॉर्म में वो चीज़ रहेगी तो हेल्पफुल होगा। बट अभी थोड़ा सा उसमें समय लगेगा, 50% से ज़्यादा काम हो चुका है, लेकिन और अभी और भी आ सकती है, उस पर और काम करते हुए हो जाएगा, वो चीज़ें भी आपके हाथ में जल्दी आएगी। तो शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पे मुझे लगता है कि मेरा 5वां लेक्चर आज होगा, और आज भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हमारे पास जो है। और आज हम नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस के आसपास हमने लिया हुआ है, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ छोटे हैं, और उसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी मुझे। जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 29 है। कल भी ये आया था, कल भी मैंने उसको बहुत एक्सप्लेन किया था कि द रिपीटिशन ऑफ बिगनिंग कॉन्सोनेंट, कह रहे कि अगर जो है जो शुरुआत में ही कॉन्सोनेंट का रिपीटिशन होता है, द रिपीटिशन ऑफ बिगनिंग कॉन्सोनेंट साउंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड, ना कि कॉन्सोनेंट लेटर। अगर कोई ऐसा लाइन है जिसके शुरुआत से ही कॉन्सोनेंट साउंड पूरी लाइन में आता है, तब उसको क्या कहा जाता है? इज इट राइम, इज इट पर्सोनिफिकेशन, इज इट सिमिली, या इज इट एलिट्रेशन? वी ऑल नो ये किसका एग्जाम्पल है? एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। वाई एलिट्रेशन? एलिट्रेशन में साफ साफ कहा गया कि एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ अ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स। जो एलिट्रेशन है वो रिपीटिशन है, किसका रिपीटिशन है? स्पीच साउंड का रिपीटिशन है इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स, पूरा एक सीक्वेंस से जो आए हुए शब्द है। तो एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ अ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स। Again, I would like to tell you, when I talk about alliteration, when I talk about consonants, assonance, we must know the difference between these uh, three things, या these 3 points. जो एलिट्रेशन है उसमें रिपीटिशन होता है, किसका रिपीटिशन होता है? स्पीच साउंड का होता है। मतलब वो लेटर तो रिपीट करेगा, जब लेटर एक जैसा रिपीट करेगा तो तभी सिमिलर साउंड भी आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उसमें कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटिशन होगा। और जब कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटिशन होता है और उसके बीच में आपका क्या आता है? उसके बीच में इंटरचेंजिंग वाउल आता है, देन दैट इज व्हाट? देन दैट इज कॉन्सोनांस। इसी तरह से जब वाउल साउंड का रिपीटिशन होता है तो वाउल साउंड के रिपीटिशन को क्या कहा जाता है? एजोनांस। सो वी हियर सी कि क्वेश्चन नंबर 29 बहुत सिंपल सा है, कई बार वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस क्वेश्चन। और उसमें क्या है? द रिपीटिशन ऑफ बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड इज कॉल्ड एलिट्रेशन, ALLITERATION। क्वेश्चन नंबर 30 है, a stanza of 4 lines of iambic pentameter। एक स्टैंजा जो 4 लाइंस का है और जो किसमें है? आयाम्बिक पेंटामीटर में। राइमिंग ए बी कुड बी डिस्क्राइब्ड, उसको क्या कहा जाएगा? अगर कोई स्टैंजा कितने लाइन का? 4 लाइंस का होता है, और वो 4 लाइंस का किसमें होगा? आयाम्बिक पेंटामीटर में होगा।
ध्यान दीजिएगा कि एक तो वह स्टैंजा कितने लाइन का होगा, 4 लाइंस का होगा, और किस मीटर में होगा, आयाम्बिक पेंटामीटर में होगा, और उसका राइमिंग क्या होगा, ए बी होगा। तो उसको क्या कहा जाएगा, ऑक्टेव कहा जाएगा, सेस्टेट कहा जाएगा, क्वाट्रेन कहा जाएगा, स्ट्रॉफ कहा जाएगा। हमें पता है कि इसे क्वाट्रेन कहा जाता है, आपको भी क्लियर है हमें, क्योंकि 4 लाइन्स स्टैंजा को कई बार बताया जा चुका है कि ये क्वाट्रेन होता है। इसका यूज सबसे पहले कहाँ पे किया गया, शेक्सपियर के सोनेट में किया गया है। और शेक्सपियर का सोनेट किसमें लिखा गया, आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। किसमें लिखा गया, आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। और उसका राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी है। वी ऑल नो कि ए बी सी डी ई एफ जी जी। जो ऑक्टेव है, ऑक्टेव 8 लाइन्स स्टैंजा होता है, सेस्टेट 6 लाइन्स स्टैंजा होता है। आगे यहाँ पे बताया गया कि क्वार्ट्रेन रिफर्स टू 4 लाइन, जो क्वार्ट्रेन है 4 लाइन्स स्टैंजा है, ऑक्टेव 8 लाइन्स स्टैंजा है, सेस्टेट आपका 6 लाइन्स स्टैंजा है। देन आई जस्ट वांट टू नो कि चौसरियन स्टैंजा कितने लाइन का होता है, चौसरियन स्टैंजा 7 sir. 7 yeah lines. that's good, chaucerian stanza 7 lines. And then Spenserian stanza 9 lines sir. 9 lines. Spenserian stanza, yeah, Spenserian stanza में, या प्लीज म्यूट आफ्टर गिविंग रिस्पांस, म्यूट ब्रजेन जी। जो स्पेंसरियन स्टैंजा है उसमें की जो शुरू की 8 लाइन है वो किस मीटर में है, Iambic pentameter. आयाम्बिक पेंटामीटर, या आयाम्बिक पेंटामीटर। और जो लास्ट की 9वीं लाइन है वो आयाम्बिक हेक्सामीटर में। ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है, शुरू की 8 लाइन आयाम्बिक पेंटामीटर में है, और जो लास्ट लाइन है वो आयाम्बिक हेक्सामीटर में है। और आयाम्बिक हेक्सामीटर में क्या होता है, व्हाई इज इट कॉल्ड आयाम्बिक हेक्सामीटर? पेंटामीटर में तो 5 फीट या 10 6 meters होता है, 6 feet. 6 feet या 6 feet are 12 syllable, that's 6 feet are 12 syllable। जब भी पेंटा होगा, पेंटा मीन्स 5, पेंटा मीन्स 5। अब अगर यहाँ पे स्टैंजा फॉर्म की बात की गई, आई जस्ट वांट टू नो कि कपलेट में कितनी लाइनें होती है। सर 2 lines होती हैं, 2 lines. ठीक है, 2 लाइन्स होता है, 2 लाइन्स जो कि क्या करता है, उसका जो है पेयर ऑफ 2 लाइन्स विच राइम्स टूगेदर, उसमें राइमिंग होता है। जब भी कपलेट की बात की जाएगी, अ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स, पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड, उसमें राइम जरूर होगा कपलेट में, ये चीज ध्यान में रखना। 2 लाइन्स होगा, लेकिन साथ साथ क्या चीज जोड़ना है, पेयर ऑफ राइमिंग। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा, 2 लाइनों का जोड़ा। और उसमें क्यों जोड़ा कहा गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे से राइम करते हैं, पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड। टर्सेट कितने लाइन का होता है, 3 लाइन का TERCT 3 lines. 3 lines. 3 लाइन्स का, टर्सेट 3 लाइन्स का, क्वाट्रेन आपका 4 लाइन्स का, सेस्टेट 6 लाइन का, चासरियन स्टैंजा 7 लाइन का। अटवा राइमा कितने लाइन का होता है, 8 line का sir. 8 lines. 8 लाइन्स का। टर्जा राइमा कितने लाइन का होता है, 3 lines का सर. या टर्जा राइमा क्या है, 3 लाइन्स का होता है। टर्जा राइमा इज अ वेरिएशन ऑफ टर्सेट, इट्स एन इटालियन स्टैंजा फॉर्म। और इसका यूज जो है पीबी शेली ने ओ टू द वेस्ट विंड में किया है। 3-3 लाइन का 4 बनेगा, वो एक पूरा यूनिट होगा एक पोयम का। 3-3 लाइन का 4 सेक्शन में, 3 चौक 12। लेकिन जो स्टैंजा काम करेगा वो 3-3 लाइन्स का ही काम करेगा। सो इस तरह से यू केम टू नो अबाउट स्टैंजा फॉर्म, स्टैंजा फॉर्म के बारे में आपको पता चला। एंड हियर यू फाइंड, फिर क्वेश्चन 31 है, एन एपिक इज अ पोयम। जो एपिक है वह पोयम है, कैसी पोयम है, रिटन टू प्रेज अ पर्सन इवेंट और सब्जेक्ट। इसमें किसी पर्सन को, किसी इवेंट को या सब्जेक्ट की तारीफ में लिखा जाता है। लॉन्ग नैरेटिव पोयम कंसर्निंग अ सीरियस सब्जेक्ट। सी अ म्यूजिकल सॉन्ग, अ लैमेंट विद एक्सप्रेस ग्लूमी थॉट। बी सही है। जो एपिक होता है वह क्या है, लॉन्ग नैरेटिव पोयम। एक तो एक लंबी पोयम होती है कंसर्निंग अ सीरियस सब्जेक्ट, जिसमें किसी सीरियस सब्जेक्ट को लेकर के बात की जाती है। जैसे पैराडाइज लास्ट में क्या है,
फॉलिंग ऑफ ह्यूमन रेस, मानव जाति का डाउनफॉल है। उसमें फॉलिंग ऑफ एडम और ईव दिखाया गया है, लेकिन वो फॉलिंग ऑफ केवल एडम और ईव नहीं है। फॉलिंग ऑफ एडम और ईव का मतलब कि फॉलिंग ऑफ ह्यूमन रेस। जैसे पैराडाइज रिगेन में जो दिखाया गया है वो क्या है, टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट बाय सेटन। तो इस तरह से जो चीजें होती हैं कि जो पैराडाइज लास्ट है चाहे पैराडाइज रिगेन्ड है, ये सब लिटरेरी एपिक है। एनीड का वर्जिल का एनीड लिटरेरी एपिक है। और इसके अलावा आपका होमर का इलियड एंड ओडिसी ये आपका प्राइमरी एपिक है। बियोल्फ ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड विद यू दैट इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एपिक। द प्रील्यूड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इट्स एन एग्जांपल ऑफ लिटरेरी एपिक। I just want to tell you one significant point जो बहुत important है, वो ये है कि when you talk about epic को, तो epic आपका क्या है, long narrative poem concerning a serious subject। ये long narrative poem है जो किससे related होता है, serious subject से related होता है। तो when I talk about long narrative poem, it means that कि epic is a long narrative verse। और इसके अलावा it has grand style, elevated thought and serious subject matter. These things you find. Question number 32 है, poetic device based on the sound of words include। जो poetic device होता है जो based on the sound words, जिसमें जो है ऐसे words जो sound से समझ में आता है, या poetic device based on the sound of words, जो 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 वर्ड्स के साउंड मतलब ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं जो जो साउंड ओरिएंटेड होते हैं, या उसके आधार पर हमें पता करते हैं कि कैसा साउंड निकल रहा है, वेदर देयर इज अ हार्श साउंड, अनप्लीजेंट साउंड या प्लीजेंट साउंड। तो पोएटिक डिवाइस हुआ पोएटिक डिवाइस बेस्ड ऑन जो आधारित होता है द साउंड ऑफ वर्ड, शब्दों की आवाज पर आधारित होता है, उसको क्या कहा जाता है, कैकोफोनी। इसके पहले भी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, जिसमें एक आंसर में दिया जा रहा है कि कैकोफोनी रिफर्स टू हार्श। कैकोफोनी किसको कहा जाता है, हार्श या अनप्लीजेंट साउंड को। लेटर डीटीआर, जब किसी पोयम में या लाइन में डीटीआर लेटर का यूज किया जाता है तो स्पेशली हार्श साउंड निकलता है। ईओफोनी रिफर्स टू प्लीजेंट साउंड, जो ईओफोनी है वो प्लीजेंट साउंड को रिफर करता है। लेटर्स ए ई आई ओ यू एल एम एन आर यूज्ड टू प्रोड्यूस सच वर्ड्स। तो यहाँ पे दो तरह के साउंड की बात है, एक साउंड कैकोफोनी होता है, दूसरा साउंड आपका क्या होता है, ईओफोनी होता है। कैकोफोनी आपका अनप्लीजेंट साउंड, और वह किससे आता है, जब डीटीआर लेटर का ज्यादा यूज किया जाता है। और प्लीजेंट साउंड किससे आता है, ए ई आई ओ यू एल एम एन, इन सब से आता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाउ मेनी इंग्लिश सॉनेट्स वर रिटन बाय मिल्टन। मिल्टन ने कितना इंग्लिश सॉनेट लिखा हुआ है, मिल्टन ने 18 इंग्लिश सॉनेट से लिखा है। टोटल उन्होंने 24 सॉनेट लिखा है, 24 में से 6 लैटिन में है और 18 इंग्लिश में है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड। ईओफोनी कैकोफोनी भी पूछा जा चुका है, जो कि हाँ क्या है, और मिल्टन का भी। तो इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना, उन्होंने टोटल 24 सॉनेट लिखा है, 18 इंग्लिश में है और 6 आपका लैटिन में है। विलियम शेक्सपियर्स सोनेट सीक्वेंस इज comprised of that were published in। जो विलियम शेक्सपियर का सोनेट है वो कितना है और कब पब्लिश हुआ, ऑप्शन सी सही है। क्यों, 154 सोनेट उन्होंने लिखा है और 1609 में पब्लिश हुआ है, ऑप्शन सी। इट वाज पब्लिश बाय टॉमस थॉर्पे, टॉमस थॉर्पे ने इसको पब्लिश किया है। तो ये सब चीजें रिपीट हो रही है। इसके पहले वाले भी क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे शेक्सपियर से जो रिलेटेड था, उसमें हम लोगों ने इस पे बात किया हुआ था कि इट पब्लिश्ड इन 1609 और टॉमस थॉर्पे के द्वारा ये पब्लिश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज। मिल्टन का जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक कैसा पोयम है, लव पोयम है, सोशल सटायर है, पॉलिटिकल सोनेट है, रिलीजियस सोनेट है। रिलीजियस सोनेट है ये, दैट इज व्हाट, दैट इज अ रिलीजियस सोनेट, क्योंकि उसमें गॉड को लेकर, रिलीजन को लेकर उन्होंने बात किया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, इट इज द स्टार टू एवरी वैंडरिंग। यहाँ क्या पे आएगा, व्हाट कंप्लीट विद द करेक्ट फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द स्टार्ट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। आपने इसको पढ़ा, आप बताएंगे इसे। इट इज द स्टार टू एवरी वैंडरिंग बार्क, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान में रखना है। इट इज द स्टार, किसके बारे में बात करते हैं, ट्रू लव के बारे में। ट्रू लव एक ऐसा तारा है जो हर भटके हुए
नाव को क्या करता है, यह हर भटके हुए नाविक को राह दिखाता है। वैंडरिंग भटके हुए, बार्क का मतलब होता है छोटी सी बोट। तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा क्या होगा, पूरा लाइन सब कैसे होगी, इट इज द स्टार टू एवरी वाइंडिंग बार्क, बार्क मीन्स अ स्मॉल बोट। अभी क्वेश्चन नंबर 37 कल हम लोगों ने रिपीट किया था। पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स इज एन एग्जांपल ऑफ विच फिगर ऑफ स्पीच। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन। क्यों, क्योंकि जो है शुरू से ही किसका रिवीजन हो रहा है, शुरू से ही पी साउंड का रिवीजन हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, नॉट रिवीजन, रिपीटिशन हो रहा है। पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स एंड यू फाइंड कि किस तरह से चीजें रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 38 है, हु सेड अबाउट जॉन मिल्टन दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल अपार्ट। कई बार मैंने इसको डिस्कस किया, ये बात किसने कही हुई है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही है। किसमें कही हुई है, लंदन या मिल्टन 1802, उन्होंने एक सॉनेट लिखा था। ये बात जो है किसने कही है, आपके वर्ड्सवर्थ ने कहा है। मिल्टन और लंदन 1802 एक सॉनेट है जो खुद किसके ऊपर है, उन्हीं के ऊपर है। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मिल्टन दाउ शुड बी, अगर यहाँ पे if I say Milton thou should be living at this Sir, apostrophe. apostrophe, Milton thou should Apostrophe. be living at this hour में, हाँ मिल्टन thou should be living at this hour में apostrophe। क्वेश्चन नंबर 39 है, सोनेट नंबर 1 से 126 ऑफ शेक्सपियर वर एड्रेस्ड। 1 से लेकर 126 तक जो सोनेट है ये किसको एड्रेस्ड है, अ यंग मैन। उस यंग मैन का क्या नाम है, WH। ये भी बात हो चुकी है कई बार। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है, सोनेट नंबर 127 से 150 ऑफ शेक्सपियर आर एड्रेस्ड। ये किसको एड्रेस्ड है, डार्क लेडी को एड्रेस्ड है। बाकी जो 53-54 है वो क्यूपिड गॉड ऑफ लव को एड्रेस्ड है। तो इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना, सब ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है और आपके सामने बस रिवीजन के लिए वो चीज आया हुआ है। सॉनेट्स यूजिंग स्कीम पैटर्न ए बी सी डी ई एफ जी आर नोट। कह रहे हैं जिस सॉनेट में इस पैटर्न का यूज किया जाता है राइम स्कीम, उसको क्या कहा जाएगा, शेक्सपियरियन सॉनेट, इंग्लिश सॉनेट, एलिजाबेथन सॉनेट या ऑल ऑफ द एबव, क्या कहा जाएगा। वाई ऑल ऑफ द एबव, सब इसलिए कहा जाएगा कि इंग्लिश सॉनेट में शेक्सपियरियन सॉनेट को हम इंग्लिश सॉनेट भी कहते हैं, और जो शेक्सपियर का सॉनेट है वो एलिजाबेथन एज में है, इसलिए उसको एलिजाबेथन सॉनेट भी कहा जाए, इसलिए ऑल ऑफ द एबव होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, द वर्ड टैलेंट, जो वर्ड टैलेंट है इन मिल्टन, मिल्टन में ऑन हिज ब्लाइंडनेस मींस, करें जो वर्ड टैलेंट आया है मिल्टन की पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसका क्या मतलब है, टैलेंट ऑफ स्पीच, टैलेंट ऑफ एडमिरेशन, टैलेंट ऑफ पोइट्री या टैलेंट ऑफ लिसनिंग। तो यू फाइंड व्हाट टैलेंट ऑफ पोइट्री, वो कहते हैं ना कि आई हैव अ टैलेंट व्हिच इज लॉस्ट विद मी यूजलेस, मेरे पास एक टैलेंट है और वह टैलेंट क्या है, टू कंपोज द पोएम, बाय कंपोजिंग द पोएम आई वांट टू सर्व गॉड। तो ये टैलेंट ऑफ पोइट्री है। क्वेश्चन नंबर 43 है, द पोएट्स हु रोट ड्यूरिंग द सेंचुरी अंडर द इंपैक्ट ऑफ जॉन डन। कह रहे हैं जॉन डन के प्रभाव में जिस पोएट ने लिखा था उसको मेटाफिजिकल पोइट्री कहा जाता है। वो किस सेंचुरी में लिखी गई थी, 17th सेंचुरी में। जो जॉन डन का जो समय है वो जैकोबियन एज है। जैकोबियन एज का मतलब 1603 से 1625, इसका मतलब जैसे ही 1601 लगा तो 17वीं शताब्दी शुरू हो जाती है, 17th सेंचुरी। मेटाफिजिकल पोइट्री 17th सेंचुरी में। ओ एटिक शेप आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। यू फाइंड यहाँ पर भी एपोस्ट्रॉफ है, उसको एड्रेस किया गया, ओ एटिक शेप एपोस्ट्रॉफ है, फिगर ऑफ स्पीच। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट डज द सी ऑफ फेथ, ये पीजीटी में पूछा जा चुका। व्हाट डज द सी ऑफ फेथ इन अर्नाल्ड डोवरबीच सिंबलाइज। जो अर्नाल्ड का पोएम जो डोवरबीच है उसमें सी ऑफ फेथ किस चीज को सिंबलाइज है, रिलीजन को सिंबलाइज है। लोगों का विश्वास धर्म में बहुत कम है, इस वजह से उसको रिलीजन को लेकर सिंबलाइज है। लास्ट है, विच वन डज नॉट कंप्राइज अ रेटोरिकल ट्रायंगल। इसमें रेटोरिकल ट्रायंगल किसमें नहीं, रेटरिक से रिलेटेड ट्रायंगल किसमें नहीं है। तो जो रिटोरिकल ट्रायंगल है वो किस में नहीं है, लोकोस में नहीं। लोकोस कोई ऐसा शब्द नहीं है, बल्कि जो और भी है, लोगोस है, इथॉस है, पैथोस है, इन सब भी है, बाकी जो है नहीं, बाकी है नहीं। तो इतना ही है, बस आज हम यहीं तक रखेंगे और चीजें कवर हो गई हैं।
वी विल मीट टुमारो, कल हम लोग बाकी मिलेंगे, उस पर आगे बात करेंगे। और अगर आपको कुछ कहना होगा तो यू कैन जस्ट ड्रॉप मैसेज इन ग्रुप। Thank you.